अब मैं आपको उस ओर ले जा रहा हूँ जिनके इंतजार में आप 5 घंटे से लगातार इंतजार कर रहे हैं। उनके बारे में सब लोगों ने बता दिया है। मेरा भी उनसे लगभग 92 से परिचय है, जब वो प्रशासनिक सेवा में थे, और सब लोगों ने बता ही दिया है, वहाँ सेवा करते रहे और अब हम लोगों के बीच राजनीति में उतर करके सेवा करने के आए हैं। ऐसे हमारे माननीय टी प्रसाद जी, उनका एक बार जय बोलने के बाद मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से अवगत करें। टी प्रसाद जी कुशवाहा, टी प्रसाद जी कुशवाहा, माननीय टी प्रसाद जी। आज के इस सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनमोहन सिंह जी, हमारे परम मित्र भाई विनोद थे, भाई करण सिंह सैनी जी, भाई प्रसाद सिंह सैनी जी, रामपुर से आए भाई राधेश्याम सैनी जी, सुरेश सैनी जी, यहाँ उपस्थित भाई बीपी सैनी जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष वर्तमान महेंद्र सिंह सैनी जी, और तमाम जो मंच पर संभ्रांत महानुभाव उपस्थित हैं, समाज के अगुआ नेता प्रमुख लोग, और हमारे बीच उपस्थित यहाँ आदरणीय मीरा सैनी जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये आयोजन कराया। बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों, आज आप लोगों के बीच हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुरादाबाद तो भाई मेरा घर ही है और कई बार मेरी पोस्टिंग रही है, और आपके बीच मैं समझता हूँ कि काफ़ी उठा बैठा हूँ, सभा सोसाइटी में हर जगह गया हूँ। सारे पिछड़े वर्ग के जितने समाज के लोग हैं, शासकीय सेवा के दौरान उनका हित कर सकता था, हित किया है, और आप लोगों ने भी मुझे बहुत स्नेह और प्रेम दिया है। उसी स्नेह और प्रेम आज आप प्रदर्शित कर रहे हैं, इससे मैं आपका बहुत आभारी करता हूँ। ये ढेर सारी बातें कही गई, आप काफ़ी देर हैं, भाई मनमोहन सैनी जी ने, भाई भारत सिंह सैनी जी ने, और भाई अभी जो वहाँ से प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने अपनी बात निश्चित तौर पर रखी। पिछड़े वर्ग का अगर वास्तव में इस प्रदेश में किसी ने भला किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है, और उनकी समाजवादी पार्टी ने किया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब इसके तमाम दृष्टांत, तमाम उदाहरण आप लोगों के सामने अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने प्रस्तुत किया, उन बातों को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हो कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं, उनका उद्देश्य होता है कि जनता से बहुमत प्राप्त करके शासन और सत्ता में आना। उनके कुछ नीति और कुछ सिद्धांत होते हैं। ये राजनीति ही है जो लोकतंत्र में जनता को ताकत प्रदान करती है, और जनता अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने कल्याण के कार्यक्रम का क्रियान्वयन करती है। आप लोग यहाँ सभी हो, भली बात आप चिंतन करना, बहुत दिन से चिंतन कर रहे हो। अब तो पढ़े लिखे पूरा पिछड़े वर्गों का समाज बड़ा पढ़ा लिखा हो गया है, इतिहास पढ़ लिया इन्होंने, अपने महापुरुषों को पढ़ लिया, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके बाद से इस देश की राजनीति और राजनीतिक दल जिस दिशा में चल रहे हैं, जिन नीतियों पर चल रहे हैं, उन सारे नीतियों और उन सारे चीजों का आपने भली बात आकलन कर लिया है। मेरे नौजवान साथियों, आपको आभास हो गया होगा कि इन सारे परिस्थितियों में अब आपके पास पिछड़े वर्गों का एक ही कल्याण करने वाली पार्टी है, समाजवादी पार्टी। इसलिए इस पार्टी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना है, और माननीय नेताजी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली की गद्दी में बैठाने की हम लोगों को कोशिश करनी है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि अभी पिछड़े वर्गों को कुछ भी नहीं मिला है। आप अभी
भारतीय संविधान का प्रस्तावना पढ़ी है तो उसमें 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आर्थिक सामाजिक न्याय में तो आपको शासकीय सेवाओं में तमाम तरह के आरक्षण दे करके आपको आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी आज पिछड़े वर्गों की स्थिति ऐसी है इस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में, कि आपने देखा होगा अभी 3-4 दिन पहले माननीय नेताजी ने एक बयान दिया था पेपर में, जब ये तमाम कुछ संवैधानिक संस्थाएं इस आरक्षण को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश में 54% आबादी को मात्र 2% वरिष्ठ पदों पर प्रतिनिधित्व मिल पाया है। ये कितनी गंभीर बात है, ये जब मैं बात सामाजिक न्याय की कर रहा हूँ। आज जब इस देश में आर्थिक न्याय की बात करिए, जो दूसरा न्याय संविधान की प्रस्तावना में ही आज सबको देने की बात कही गई है, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय उनको दिया जाता है जो पिछड़े होते हैं, जो वंचित समाज के लोग होते हैं, जो सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम सुविधाओं से इस देश में वंचित रहे हैं। ऐसे लोगों को न्याय देने की बात कही जाती है और उन्हीं के लोगों के लिए न्याय की परिकल्पना भारतीय संविधान में की गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उसी सामाजिक, उसी आर्थिक, उसी राजनीतिक के न्याय के तहत पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर देकर के उनको आगे लाने की बात करते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत आप जानते हैं कि पिछड़े वर्गों की बहुत व्यापक परिभाषा है। उनकी परिभाषा में सारी महिलाएं सम्मिलित है, किसी जात बिरादरी की हो, किसी धर्म संप्रदाय की हो, सारी महिलाएं पिछड़े वर्ग में है, अनुसूचित जात के लोग पिछड़े वर्ग में है, जनजात के लोग पिछड़े वर्ग में है, आदिवासी समाज के लोग पिछड़े वर्ग में है, अल्पसंख्यक समाज के लोग पिछड़े वर्ग में है और पिछड़े वर्ग के लोग तो पिछड़े वर्ग में है ही। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ये कितनी विस्तृत परिभाषा और कितनी विस्तृत उनकी सोच थी। वो सिर्फ एक वर्ग विशेष को नहीं सोचते थे, बल्कि करीब करीब भारत के उन सभी वंचित जमात और समाज और व्यक्तियों के बारे में सोचा है जो सदियों से शासन, सत्ता, शिक्षा से वंचित रहे और मान सम्मान से वंचित रहे हैं। ये जो मैं बात कह रहा था कि पिछड़े वर्गों को क्या मिला, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई देखिए, लड़ते लड़ते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं हम कि 54% आबादी को मात्र 2% उच्च पदों पर पूरे हिंदुस्तान में प्रतिनिधित्व हो पाया है। और अभी आर्थिक न्याय अगर आप देखें तो पूरे हिंदुस्तान की लगभग आप समझिए कि 20% लोगों के पास 80% संपत्ति है और 80% लोगों के पास 20% संपत्ति है। अभी बहुत बड़ा या बहुत बड़ी यात्रा आपको तय करनी है। राजनीतिक न्याय की बात करें तो आप पूरे इस देश में ढांचा देख लीजिए कि 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात बहुत दिन से चल रही है, महिलाओं को उसमें आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन राजनीतिक आरक्षण का अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ। और आज भी हिंदुस्तान में राजनीति की अगुवाई किन वर्गों के हाथ में है, किन सामाजिक वर्गों के हाथ में है, ये सभी पढ़े लिखे लोग हैं और आप भली भांति जानते हैं। इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर 2 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ये 2 दल वास्तव में एक ही है। इनको आप 2 दल मत मानिएगा। आप देखिए कि वो सामंती सोच के लोग, वो जो सदियों से समाज में अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग, उनके परिवार का आप अगर अध्ययन करेंगे तो एक भाई बीजेपी में मिलेगा, एक भाई कांग्रेस में मिलेगा। एक धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, एक सांप्रदायिकता की बात करता है, एक हिंदुत्व की बात करता है। ऐसे तमाम परिवार उनके लोगों के बीच मिल जाएंगे। अगर हमारे पिछड़े वर्गों के बीच अगर समाज के 100 कहीं वोट है, 100 वोट में से अगर 10 वोट किसी पार्टी अन्य को पार्टी को चला जाए तो लोग कहते हैं भाई ये तो पूरा समाज दूसरे उसमें चला गया। और यहाँ घर ही घर में विभाजन हुआ है। और आप कांग्रेस और बीजेपी की अगर अगुवाई को देखिए तो वही चंद लोग हैं, चंद वही सामाजिक वर्ग है जो सदियों से शासन और सत्ता में रहा है। वही लोग इन 2 दलों की अगुवाई कर रहे हैं। इन दोनों
दलों के नेतृत्व में कोई अंतर नहीं है, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, इस देश के पूंजीपतियों का, सामंती लोगों का ही पौबारा होगा और उन्हीं लोगों का काम इस देश में होगा। इन गरीबों के, पिछड़ों का, इन दलितों का, इन महिलाओं का और वंचित जमात के लोगों का कोई काम नहीं होगा। और आप ये भली बात देख लीजिए, अभी बड़े विस्तार से भाई भारत सिंह सैनी ने आपको समझाया कि आरक्षण देने का काम इस देश में किसने किया? पीपी सिंह की सरकार ने किया। आरक्षण देने का इस देश में किसने काम किया? माननीय नेताजी की सरकार ने किया। ये कांग्रेस और बीजेपी वाले आपको आरक्षण नहीं देते, आपको सुविधाएं नहीं देते, लेकिन अगर आरक्षण हो जाता है तो उसमें बंदर बांट के लिए ये सामने आ जाते हैं। इससे भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अभी पिछड़े वर्ग के लोगों को एक लंबी लड़ाई लड़नी है। आप घर के बीच हक हुकूक की लड़ाई अवश्य लड़ो, परिवार की बात है, परिवार के बीच आप जो है हर वर्गों को, हर जो पिछड़े वर्ग के हर वर्ग के लोग हों उनको जनसंख्या के आधार पर या वो और जो भी आधार हो उसके आधार पर उनको हक हुकूक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई को अभी बांट करके आप कमजोर मत करिए। अभी लड़ाई बहुत लंबी है और अभी केंद्र सरकार से में जा करके बहुत सी सुविधाएं पिछड़े वर्गों को प्राप्त होना है। अभी ना आपको कहीं आर्थिक न्याय मिला है और न कहीं राजनीतिक न्याय मिला है। संविधान में जो राजनीतिक न्याय की परिभाषा की गई थी, संकल्पना की गई थी, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संकल्पना के अनुरूप थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि पिछड़े वर्ग के लोग सिर्फ शासकीय नौकरियों में ही नहीं बल्कि शासन सत्ता के उच्च पदों पर बैठे, विधायक बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बने, शासन सत्ता के वरिष्ठ पदों पर पहुंचेंगे। सभी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के विभिन्न समाज के लोग, वंचित जमात के लोग, तब वास्तव में राजनीतिक न्याय की स्थापना होगी। क्योंकि राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ इस हिंदुस्तान में राजनीतिक भागीदारी हर वर्ग की, हर समाज की, उसकी संख्या के आधार पर, उसके समाज के जनसंख्या के आधार पर हर वर्ग की राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। आज जैसा कि मैंने कहा, पिछड़े वर्गों की, अल्पसंख्यकों की और महिलाओं की एक बहुत बड़ी जमात हिंदुस्तान में है और जब इस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जिसको राजनीतिक न्याय नहीं मिलेगा, तब इसके लिए योजनाएं और इनके कल्याण के लिए कार्यक्रम का न कोई बनाएगा और न कोई उसका क्रियान्वयन करेगा। क्योंकि जिसको दर्द उत्पन्न होता है, जो गंवई गांव देहात के दर्द को जानता है, जो गरीबी को दर्द को जानता है, जो तमाम पिछड़े वर्गों के दर्द को जानता है, जो गांव में रहने वाले गरीब किसानों का दर्द जानता है, जो गांव के तमाम पिछड़े वर्गों के बेरोजगारों का, विद्यार्थियों का दर्द जानता है, वही व्यक्ति जब शासन सत्ता की कुर्सी पर बैठेगा तब उनके हित और कल्याण के लिए कार्यक्रम बनाएगा और उनका क्रियान्वयन करेगा। इसलिए माननीय नेताजी को, समाजवादी पार्टी की सरकार को केंद्र में स्थापित करना ये कोई मुलायम सिंह जी का एजेंडा नहीं है, ये कोई समाजवादी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये तमाम उन किसानों का एजेंडा है, तमाम उन पिछड़े वर्ग का एजेंडा है, तमाम उन गरीबों का एजेंडा है, तमाम उन वंचित जमात के लोगों का एजेंडा है जो सदियों से शासन सत्ता से वंचित रहे हैं और शासन सत्ता से वंचित होने के कारण अपने हित और कल्याण के लिए न नीतियां बना पाए और न उसका क्रियान्वयन कर पाए। इसलिए माननीय नेताजी को दिल्ली की गद्दी पर बैठाने का एजेंडा हम सभी लोगों का एजेंडा है और इस एजेंडा को पूरा करने के लिए हम तन मन धन सब ढंग से लग जाएंगे और जो इन लोगों के षड्यंत्र हैं हमको बांटने का, उस षड्यंत्र को भी हम कामयाब नहीं होने देंगे मित्रों, क्योंकि ये बहुत लंबी लड़ाई है, अभी बहुत कुछ आपको प्राप्त करना है। मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी आपके बीच चुनाव में आएगी। आज नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमने गुजरात में विकास कर दिया। आप ये जानते हैं कि गुजराती कितना व्यवसायी होता है। मैं आपको बता दूं, पीके सैनी साहब हैं, इनके घर में 2-2 IAS हैं। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में तमाम सवर्ण जाति
या पिछड़े वर्गों में या दलित जातियों में सबसे बड़ा सर्वोच्च हम लोगों की आकांक्षा होती है कि मेरा बेटा IAS हो जाए या मैं IAS हो जाऊं। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं, पिछले 20 सालों से गुजरात में एक भी IAS उस धरती से नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि ऐसा नहीं कि है कि IAS का पद बहुत खराब है। मैं इसलिए नहीं आया कि वो इतने व्यवसायिक प्रवृत्ति के हैं कि वो शासकीय नौकरियों में न जा करके बड़े बड़े व्यवसायों में हैं। और आज गुजराती सिर्फ हिंदुस्तान में व्यवसायी नहीं है, पूरे विश्व में आप किसी देश में चले जाइए आपको गुजराती व्यवसायी मिल जाएंगे। उन्होंने संपदा पैदा करने का हुनर सीख लिया है, उन्होंने पूंजी बनाने का हुनर सीख लिया है, उन्होंने कंपनियां बनाने का हुनर सीख लिया है, उन्होंने फैक्ट्री लगाने का हुनर सीख लिया है। और इसी हुनर के कारण, उनके मेहनत के कारण ये गुजरात चमका है। ये मोदी के कारण नहीं गुजरात चमका है। आज से गुजरात नहीं, गुजरात सदियों से संपन्न रहा है और आज भी गुजरात संपन्न है। ये वह गांधी का गुजरात है जहां शांति का और कानून व्यवस्था और अहिंसा का इतना बड़ा वहां एक वातावरण है। उस मिट्टी में अहिंसा का पाठ जुड़ा हुआ है। गांधी का वो देश है जहां की सभी जानते हैं कि 12-2 बजे रात अगर अकेली महिला भी वीरान रास्तों पर चली जाए सोने का गहना पहन करके तो उसका कोई गहना नहीं छूता है। यह वह गुजरात है। उसी गुजरात को आज मोदी ने खून बहा करके उस धरती को खून से लाल किया है। जो नौजवानों का खून, जो देशवासियों का खून देश की सुरक्षा में बहना चाहिए था, वो खून उस गुजरात की धरती पर बहा। 25,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, तमाम विधवाएं हुई, तमाम बच्चे अनाथ हुए और पूरा एक सामाजिक ताना बाना तो जो था सदियों से जो गंगा जमुनी तहजीब बना था, हिंदू मुसलमान इस देश में उसी ढंग से घुल मिल कर रहे थे जिस ढंग से इस हवा में अगर खुशबू भी कर जाए तो खुशबू को आप नहीं पकड़ सकते, नहीं अलग कर सकते। ऐसे वातावरण को उन्होंने विषाक्त और विषैला बनाने का काम किया। और जो व्यक्ति एक सूबे का राजधर्म ने निभा सके, वो व्यक्ति इस देश की गद्दी पर बैठ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी को किस ढंग से चलाएंगे आप भली भांति समझ सकते हैं। मैं समझता हूं कि देश की जनता बहुत विद्वान है। ये देश की जनता गांधी के सिद्धांतों वाली है। ये देश की जनता गंगा जमुनी तहजीब वाली है। ये देश की जनता हमारी वो जो विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग इस देश की धरती पर रहते हैं, उनको मिलजुल कर रहने की तहजीब सीखी हुई ये जनता है और उस तहजीब को लेकर, उस संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे देश में, ऐसे प्रदेश में मोदी का, RSS का, भाजपा का ये षड्यंत्र कभी सफल नहीं हो सकता। अब मोदी कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। मित्रों, मैं आपसे ये बात कह रहा था कि ये लोग, चूंकि यहाँ पढ़े लिखों की जमात है, अध्यक्ष आप काफी देर से हो, लेकिन बातें कभी कभी होती है, सुननी भी चाहिए। आप मुझे सुन लें, आप सुने समझें, आप फिर विचार करके कितना मेरी बात को मानेंगे ये निर्णय आप पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन मैं बात अपनी अवश्य कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अखंड भारत की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, यानी वो एक ऐसे राष्ट्र की बात करते हैं जो भारतीय संस्कृति पर आधारित होती है। और वो कहते हैं इस देश के जितने महापुरुष हैं सब भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। मैं मित्रों आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कभी वो बुद्ध का भी नाम लेते हैं? क्या वो कभी ज्योतिबा फूले का भी नाम लेते हैं? क्या वो कभी सावित्रीबाई फूले का नाम लेते हैं? ऐसा व्यक्ति, भगवान बुद्ध जैसा महामानव इस शायद संसार में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जिन्होंने समता का उपदेश दिया, सबके लिए शिक्षा का द्वार खोल दिया, सबके लिए धर्म सत्ता का द्वार खोल दिया, सबके लिए राज सत्ता का द्वार खोल दिया। और उन्हीं के शिक्षाओं का असर था जब इस देश में समतावादी समाज बना। आज जो सारे दलित पिछड़ों के लोग हमारे सामने विभिन्न समाज के बैठे हैं, उनके अंदर इतना आत्मसम्मान और स्वाभिमान पैदा हुआ कि इस देश का प्रथम सम्राट महापद्मनंद नाई बिरादरी का हुआ। क्या आप आज के भारत में भी ये कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उस समय प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का ही
एक असर था। उन्होंने जो समतावादी समाजवादी सोच और चिंतन के तहत जो एक सामाजिक ताना बाना बुना था, उसी ताना बाना का उत्पाद और महापद्मनंद था, भारत का प्रथम सम्राट हुआ। इसके बाद महान मौर्यों ने भी उन्हीं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर, महावीर स्वामी जैन की शिक्षाओं पर चल करके समतावादी समाजवादी सबके कल्याण की, मानव कल्याण की, सबके बराबरी की बात करके, सबको शिक्षा का द्वार खोल करके, सबको शासकीय सेवाओं का द्वार खोल करके, सबके लिए राज सत्ता में भागीदारी दे करके मौर्यों ने अखंड भारत की स्थापना की। आप ये बताइए, अखंड भारत की स्थापना की बात करते हैं, वो कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने अखंड भारत की स्थापना की, जिन्होंने हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक, जिन्होंने गुजरात से लेकर बंगाल तक और उनका अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक जिनका राज्य था, ऐसे कौन लोग हैं? वो लोग हैं मौर्य शासक हैं, वो मुगल शासक हैं। इस देश में दो ही व्यक्ति हुए महान, अकबर महान हुआ या अशोक महान हुआ। ये लोग अखंड भारत की बात करते हैं, क्या कभी मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं? क्या कभी चंद्रगुप्त का नाम लेते हैं? क्या कभी महापद्मनंद का नाम लेते हैं? क्या कभी अकबर महान का नाम लेते हैं? आप लेते हो तो आप बता देना मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इन महापुरुषों का नाम लेता हो, वो किस महापुरुष की विचारधारा, किस महापुरुष के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित अपना अखंड भारत बनाना चाहते हैं? ये अब की बार अगर कोई आए तो जरूर दरवाजे पर वोट मांगने आए भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति, तो उससे पूछ लेना, और पूछ लेना जब वो जवाब दें तब मैं समझ जाऊंगा कि उनके अखंड भारत की क्या कल्पना है। इनका नाम नहीं लेते हैं, क्यों नाम नहीं लेते हैं? क्योंकि अगर महापद्मनंद का नाम लेंगे, चंद्रगुप्त का नाम लेंगे, अशोक का नाम लेंगे, ये पिछड़े जमात के लोग जागृत हो जाएंगे, इनका मान सम्मान जागृत हो जाएगा, इनका स्वाभिमान जागृत हो जाएगा और इनको आभास हो जाएगा कि हमने अखंड भारत बनाया है, हमने देश में राजनीतिक सांस्कृतिक एकता बनाई है, हमने इस देश को सुशासन दिया है, हमने सबके लोक कल्याण मंगल की बात की है और हम ही इस देश पर शासन सत्ता करने के हकदार हैं और काबिल लोग हैं। इसलिए वो बात नहीं करते हैं, इसीलिए वो अकबर महान की भी बात नहीं करते हैं कि इससे अल्पसंख्यकों का स्वाभिमान जग जाएगा। इससे जो हिंदू मुसलमानों के बीच एक एकता की बात अकबर ने स्थापित की थी, सुलह कुल की नीति में सबको लेकर चलने की जो बात स्थापित की थी, उससे इस देश का जग जाएगा और जो गंगा जमुनी हमारा सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना है, वो ताना बाना उस जो है और मजबूत होगा। इसलिए वो अकबर महान का नाम नहीं लेते कि वो मजबूत होगा और उनका उद्देश्य है कि ताना बाना छिन्न हो, तभी उनको लाभ मिलेगा। मित्रों, मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति वो कौन सा संस्कृत लेकर चलना चाहते हैं, जिस संस्कृत में बुद्ध न हो, जिस संस्कृत में महापद्मनंद न हो, जिस संस्कृत में चंद्रगुप्त मौर्य न हो, जिस संस्कृत में अशोक का नाम न हो, जिस संस्कृत में ज्योतिबा फूले का नाम हो न हो, जिस संस्कृत में सावित्रीबाई फूले का नाम हो और जिस संस्कृत में अकबर महान का नाम हो, वो बता दे कि कौन सी भारतीय संस्कृत है। उनके भारतीय संस्कृत की व्याख्या सुन लेना तो आपको पाओगे कि उनकी भारतीय संस्कृत बहुत ही खंडित है, एकांगी है और चंद सामंती लोगों की, वर्णवादी मनवादी लोगों की संस्कृत है। उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। मित्रों, ये दूसरी जमात है आपके सामने कांग्रेस पार्टी। इसके बारे में क्या कहूँ, स्वतंत्रता के बाद से आप देखिए वो पार्टी निरंतर इस देश में चली आ रही है और इन 15 सालों में तो भाई बड़ा गजब हो गया, बहुत गजब हो गया। इतना गजब हो गया कि भारतीय समाज में जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा थी या मंडल आयोग का जो एक लहर आई, पिछड़े वर्ग के तमाम समाजों, दलित समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बीच से तमाम नौजवान और तमाम नेता इस देश की अगुवाई के लिए बढ़ रहे थे। उनको कहीं न कहीं उनके अधीन जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से उनको पीछे ढकेलने का काम किया, उनको कहीं न कहीं फंसाने का काम किया और तमाम लोगों का राजनीतिक हत्या जिसको कहते हैं, राजनीतिक हत्याएं इस ढंग से इन तमाम पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक वर्ग के, दलित वर्ग के तमाम नेताओं का किया। अब आप समझ सकते हैं कि इनका लोकतंत्र में कितना यकीन है। मित्रों, इस देश में लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब
जब सभी को भागीदारी मिले। इसी सभी भागीदारी की बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे, और वो भागीदारी की बात तब भी कहते थे चाहे पिछड़ा वर्ग योग्य हो, अयोग्य हो, लायक हो, नालायक हो, ये शिक्षित हो, अशिक्षित हो, इन लोगों को उच्च पदों पर बैठाइए, शासन सत्ता के पदों पर बैठाइए। जब इनको बैठाएंगे तभी इनको राजनीतिक न्याय मिलेगा, तभी लोकतंत्र का जो सामाजिक आधार है वो व्यापक होगा, तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र होगा। चंद लोगों की अगुवाई से, चंद लोगों के शासन सत्ता में रहने से लोकतंत्र स्थापित नहीं होता है। मित्रों, में यहाँ तमाम नौजवान लोग हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि समाजवादी पार्टी कोई प्रतिबंधों की पार्टी नहीं है, ये नेताओं की पार्टी है। आप यहाँ आइए, खुलकर आपको प्रतिभा, अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का पूर्ण अवसर है। यहाँ आपको नेता बनने का अवसर है, और तमाम मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा कि वो आए और समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं कई जगहों पर कह चुका हूँ, यहाँ भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पिछड़े जमात के लोग हैं। हम लोगों को दो कुंजी पर हरदम ध्यान रखना चाहिए। एक तो शिक्षा की कुंजी और दूसरी राजनीति की कुंजी। ये दोनों कुंजी परम आवश्यक है। हम अपने बच्चों को अच्छी ढंग से शिक्षित करें, पढ़ाएं, उनका पूरा ध्यान दें, परिवार में वैसा माहौल हो। तमाम पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो शाम को जो है अपना वो क्या है दवा ववा पी करके मस्त हो जाते हैं, फिर उनको पता भी नहीं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन कर रहा है। उनको घर में बैठने की फुर्सत नहीं है और झपड़ी लगाने की फुर्सत है। इन सारे प्रवृत्तियों से आप लोगों को ऊपर उठना होगा, और बड़े गंभीरता से आप ये जानिए कि विकास की पहली कुंजी शिक्षा है, और 18 साल तक के बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाइए। इसके बाद वो अपनी दिशा खुद तय करता है, वो पढ़ने वाला व्यक्ति है। तो जैसा माननीय सैनी साहब के हमारे पुत्र जो है रजत इस मुरादाबाद के गौरव हैं, क्या उत्तर प्रदेश के अपने पिछड़े समाज के गौरव हैं, और उनकी बहू भी ऐसे वो IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और अगर वो व्यवसाय भी करेंगे तो अच्छा करेंगे, खेती करेंगे तो अच्छा करेंगे, जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। और उसके बाद तमाम नवयुवक जो राजनीति में आना चाहते हैं उनको रोकिए मत, उनको राजनीति में आने दीजिए, क्योंकि राजनीति ही दूसरी कुंजी है जिसमें पिछड़े वर्गों का भविष्य लिखा हुआ है। इस कुंजी को जरूर थामिएगा। अगर इस कुंजी को आप भूल गए तो फिर आपका भविष्य अंधकार में रहेगा। मित्रों, अभी लोकतंत्र को बहुत स्थापित होना है। अभी हमसे पत्रकार बंधु यहाँ इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई अभी तो लोकतंत्र बहुत पचपना स्थिति में है, और लोकतंत्र जब स्थापित हो जाएगा तो हजारों नौजवानों की इस देश में आवश्यकता होगी। देश सेवा के लिए राजनीति में सेवा के लिए राजनीतिक दलों को आवश्यकता होगी। अभी तो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी इस देश में बहुत हावी है। अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था और लोकतंत्र की व्यवस्था दोनों समानांतर चल रही है। मित्रों, ये बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया सुदृढ़ होगी, आगे बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से जनता ऊपर रहेगी, और आगे अब जनता को ही अपना खुद का निर्णय करना पड़ेगा, कुछ योजनाएं बनाना पड़ेगा, खुद विकास भी करेंगे। इसलिए लोकतंत्र आप सभी के लिए जरूरी है। लोकतंत्र जरूरी है तो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए उचित सोच और चिंतन का राजनीतिक दल भी जरूरी है। सबसे बढ़िया सोच और चिंतन का राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है, जो भगवान बुद्ध ने 2500 साल पहले समाजवादी सोच और चिंतन दिया था, वही समाजवादी सोच और चिंतन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आपको दिया। ये हम सारे पिछड़े वर्ग के लोग समाजवादी सोच और चिंतन के लोग हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध के विचारों का, उनके सिद्धांतों का, उनके आदर्शों का जो पूरा बात है हम लोगों को खूनों में, रगों में प्रवाहित हो रहा है। हम डॉक्टर लोहिया के विचारों के स्वाभाविक वारिस हैं, हम समाजवादी सोच के स्वाभाविक वारिस हैं। हम ज्योतिबा फूले जी ने भी वही समता की बात, स्वतंत्रता की बात, सबके समृद्धि की बात, सबके उन्नत की बात, सबके शिक्षा की बात कही। वही बात डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते हैं। उन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, माननीय नेताजी चल रही है। पिछड़ों का भाग्य की डोर इस समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। आप उसको समर्थन दीजिए, खुलकर समर्थन दीजिए। आप चाहे जहां रहे हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब आगे
सारे पिछड़ा वर्ग, सारा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के साथ जुड़ेगा, माननीय नेताजी के साथ जुड़ेगा। और जिस ढंग से प्रदेश में आज विकास की गंगा बह रही है, वही विकास की गंगा बहाने में केंद्र सरकार का पैसा पिछड़ों की ओर, पिछड़े क्षेत्रों की ओर, दलितों की ओर और वंचित समाज की ओर लगेगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सैनिक से अनुरोध करूंगा आपको हमारे लोगों का धन्यवाद करें और उसके बाद महेंद्र सिंह सैनी मीटिंग की समापन की घोषणा करेंगे।